हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है लिंकेज। और जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अभी तक माय डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग 14 लेक्चर्स लगा चुके हैं और यह है हमारा लेक्चर नंबर 15, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। इस लेक्चर में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंकेज की। हम देखेंगे लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें लिंकेज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लिंकेज की डिफिनीशन की कि लिंकेज है क्या, तो लिंकेज का सिंपल सा मतलब आप जानते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर है, लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब होता है ताला। ताला का मतलब क्या होता है? ताला हम बंद करने के लिए यूज करते हैं ना। तो कोई भी चीज जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो और क्रॉसिंग ओवर में भी एक दूसरे से अलग ना हो, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि लिंकेज भी दो तरीके से होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट लिंक जीन होगी वो क्रॉसिंग ओवर में भी अलग नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि लिंकेज को डिस्टर्ब करने के लिए क्रॉसिंग ओवर होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं जो लिंकेज से रिलेटेड है। पहला पॉइंट ये कहता है कि लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जब कलेक्टिव इनहेरिटेंस हो, किसका? कैरेक्टर्स का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो इस जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लिंकेज। जैसे सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं दो पेरेंट हैं x और y, इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है। हम मानते हैं जो x पेरेंट है इसका मान लीजिए कोई एक जीन है a और b जीन। ये दोनों जीन आपस में अगर कंप्लीटली एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो ये दोनों की दोनों जीनें इस जो F1 प्रोजेनी है वहां पर आपको दिखेंगी, मतलब ये दोनों जीन्स अलग नहीं होंगे। क्लियर है? तो अगर हम बोले कि कलेक्टिवली अगर हेरिटेंस हो, इनहेरिटेंस अगर कलेक्टिवली हो पेरेंटल से ऑफ स्प्रिंग में, तो इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था या फर्स्ट टाइम लिंकेज को देखा था, वो देखा था बेटसन एंड पनेट ने, वो भी किसमें? लेथाइरस ओडोरेटस में। आप जानते हैं लेथाइरस ओडोरेटस क्या होता है? इसी को हम स्वीट पी प्लांट बोलते हैं। कौन सा? स्वीट पी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिसमें एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या है? पाइजम सटाइवम है, वो गार्डन पी था। ये क्या है बेटा? स्वीट पी है। एंड गेव कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमिना। और जब सबसे पहले इन्होंने लिंकेज देखा तो इसको, ये जो फिनोमिना इन्होंने देखा, तो यहां पर इन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया है कपलिंग एंड रिपल्सिंग फिनोमिना, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। लेकिन जो पनेट और बेटसन थे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, लिंकेज को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बताया तो कि ऐसा होता है कि जीन्स पहले कपलिंग में रहेंगी, एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगी और दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो ये बता पाने में असफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट को जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है अगर ये लिंकेज मतलब दो जीन अगर आपस में लिंक्ड हैं और अगर ये जीन कहां पर पाई जा रही है? सेक्स क्रोमोसोम में, तो वहां पर इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज। आपको पता है दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। जो ऑटोसोम होता है, यस, जिसमें सेक्स कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स नहीं होती है, वो सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। और इन्हीं एलोसोम्स में अगर दो जीन्स आपस में कलेक्टेड हैं और अगर इस तरीके का फिनोमिना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज। जरा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेक्स लिंकेज है इसको जो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं, आपको पता है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मॉर्गन। और मॉर्गन ने ये जो डिस्कवरी किया था ये किया था ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, आपको पता है फ्रूट फ्लाई भी इसको बोलते हैं।
और सबसे पहले जो लिंकेज टर्म था, इस लिंकेज टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे मॉर्गन ही थे। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में यहां से बन सकता है कि लिंकेज टर्म को किसने दिया, तो मॉर्गन ने दिया। क्लियर है। और इन्होंने ही प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ लिंकेज की। लिंकेज की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने समझाया कि किस तरीके से ये लिंकेज फिनोमिना फॉर्म करता है, कब किस केस में लिंकेज कंप्लीट रहेगा, किस केस में लिंकेज डिस्टर्ब होगा, क्रॉसिंग ओवर का क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें इन्होंने इस लिंकेज थ्योरी में बताई। लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज और जो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाई हाइब्रिड प्लांट। याद रखिए कि जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वहां पर लिंकेज और इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स को प्रॉपर तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करेंगे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको लिंकेज देखने को मिल रहा है। चलिए, मोनोहाइब्रिड में नहीं मिलेगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहां पर वन जीन को कंसीडर करते हैं, है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे लिंक की बात है तो एटलीस्ट 2 जीन्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर है बेटा। तो जो लिंकेज फिनोमेना आप देखेंगे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे। ओके, चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा कि ये जो लिंकेज है, एक्चुअली जो ग्रेगर्स और मेंडल थे उन्होंने ये कहा कि जो उनका थर्ड लॉ था, कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स का। उन्होंने कहा कि भाई जो जीन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और किसी के साथ भी जाकर वो नया रिकॉम्बिनेशन बना सकती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, लिंकेज में ये देखा जा रहा है कि 2 जीन कोई ऐसी भी हैं जो आपस में लिंक्ड रहेंगी और साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, अलग होती ही नहीं है। तो ये क्या है, ग्रेगर्स और मेंडल का जो लॉ है, इसका बहुत ज्यादा जो आलोचना हुई, ये जो एक्सेप्शंस थे इसको लेकर हुई। लेकिन आपको ये पता है कि ग्रेगर्स और मेंडल ने बहुत ग्रेट वर्क किया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, लेकिन जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए वो आज की डेट में भी मान्य है। अगर हम बात करें कि अगर 2 जीन अलग अलग क्रोमोसोम में हैं तो वहां पर कभी भी लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर टोटली आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो काम करे। क्लियर है बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अगर हम बात करें, जैसे आप सिंपल सा अगर एग्जांपल ले लो, यहां पर देखिए कि यहां पर ए और बी जीन आपस में अगर ये लिंक्ड रहेंगी तो इसमें आपको, और यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी, मान लीजिए ये एलील्स हैं, यस, तो ये दोनों जीन अगर लिंक्ड हैं आपस में तो आपको 2 तरीके के गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला टाइप कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी, यस। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर इट प्रोड्यूस, लेकिन यहां पर आपको 4 तरीके के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अगर इस तरह का केस है, अगर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो यहां पर कितने तरीके के गैमेट्स मिलेंगे, 4 तरीके के मिलेंगे। हर एक गैमेट्स कितना होगा, 25%, 25 और 25% होगा। लेकिन इस तरीके की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कभी भी लिंकेज के केस में देखने को नहीं मिलेगी बेटा। यही चीज को हमें समझना है। चलिए, अगर हम बात करें प्रॉपर कि जो थ्योरी ऑफ लिंकेज है जिसको मॉर्गन ने दिया है, इस थ्योरी में इन्होंने बताया क्या क्या है। तो जो इन्होंने पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट जो इन्होंने ये बताया है कि जो भी जीन, अगर हम मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स का पेयर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो जो भी जीन्स प्रेजेंट होगी वो लाइन में प्रेजेंट होगी, मतलब लीनियर होगी। मतलब जैसे मान लो एक जीन ये है तो दूसरी जीन ये है ना, तो तीसरी जीन ये है, चौथी जीन ये है। तो जो जीन है वो लीनियरली जो है प्रेजेंट है। कौन सी, जो हमेशा लिंक्ड जीन होंगी, याद रखिएगा, लीनियरली लोकेटेड होती है। और एक शर्त और है, ये सेम क्रोमोसोम में होंगी। कैसी होंगी बेटा, सेम क्रोमोसोम में होंगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम एक ही क्रोमोसोम मान लेते हैं ना, क्योंकि दोनों में जो है जीन्स सेम लोकस पे अटैच होती है। तो अगर हम माने कि ये मान लो दूसरा क्रोमोसोम है, तो लिंक जीन ऐसा नहीं है कि एक लिंक जीन यहां पर है और दूसरी लिंक जीन इसके साथ कनेक्टेड है। नो, हमेशा लिंक जीन सेम क्रोमोसोम में ही आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है किसका, थ्योरी ऑफ लिंकेज का। दे गेट सेपरेटेड इफ एक्सचेंज। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये 2 लिंक जीन है, ये आपस में अगर कंप्लीट लिंकेज है, मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे से अटैच है,
तो क्रॉसिंग ओवर में ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। लेकिन अगर उतना टाइट लिंक नहीं है तो ये एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। जैसे कि मतलब है, अगर आपने अपने घर में बहुत मजबूत ताला लगाया हुआ है तो ताला टूट तो जाएगा लेकिन वो खुलेगा नहीं। खुलने का मतलब क्या, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, अगर कंप्लीट लिंकेज है। और अगर ताला आपने कमजोर लगा दिया है तो टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहां पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि अगर दो जीन आपस में 100% एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, तो ये जो दो जीन हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो लिंक्ड जीन है वो 100% लिंक्ड है या 50% लिंक्ड है। क्लियर है बेटा? जो दो जीन जितनी ज्यादा नजदीक होंगी उनका जो लिंकिंग का परसेंटेज है उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो लिंक्ड जीन है वो किसी भी क्रोमोसोम में, मतलब सेम क्रोमोसोम में लीनियरली अटैच होंगी, लीनियरली होगी, एक लाइन पे होगी, सेम क्रोमोसोम में होगी, और वो एक दूसरे से अलग हो सकती है जब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है इन दोनों के बीच में। क्योंकि आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि कुछ पार्ट टूट के इधर लगता है और कुछ पार्ट टूट के इधर लगता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या रहा है कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है, जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिस्टेंस करेगी कि अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, हम मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है और यहां पर दो मान लेते हैं जीन है, एक जीन ये है और दूसरी जीन ये है, और एक हम मान लेते हैं दूसरा क्रोमोसोम ये है, यहां पर दो जीन इस तरीके से। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो दो जीन है यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर डिस्टेंस कम है। तो जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का जो चांसेस बढ़ जाएगा, और जिसमें डिस्टेंस कम है उसमें क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम हो जाएगा। अर्थात जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की इस बात पे भी डिपेंड्स करेगी कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्लियर है बेटा? जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा जो लिंकिंग है उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में ज्यादा है उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा क्रॉसिंग ओवर का, एक दूसरे से सेपरेट होने के पर चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब और डिजनरेट लिंकेज। थ्योरी ऑफ लिंकेज ये कहती है कि जो लिंकेज है इसको डिस्टर्ब कौन करता है, उसको डिस्टर्ब करता है क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, मेरा जो सेल डिवीजन में मैंने मियोसिस पढ़ाया है वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो जो बच्चे नए वहां पर जाके जरूर इस लेक्चर्स को लगाएंगे, उससे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिंक्ड जीन है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी मौजूद है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर दो जीन 100% लिंक्ड होती है और वो सेपरेट ही नहीं होती, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहां पर तो हम लोग ने जो थ्योरी ऑफ लिंकेज के उसके कुछ पॉइंट देखा है, जरा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर के दो जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बढ़ जाएगा। जरा फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला फैक्टर्स कहता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ये जो मैंने एरो दिखाया ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर का भी चांसेस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, अगर इनके बीच में, अगर इस क्रोमोसोम से हम कंपेयर करें तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसके बीच का डिस्टेंस कम है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कहां होंगे, इस क्रोमोसोम में ज्यादा बढ़ जाएंगे। अर्थात क्रॉसिंग ओवर यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर टेंपरेचर पे भी डिपेंड है, अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर का भी चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो दो जीन्स के बीच की बेटा डिस्टेंस भी बढ़ती है, इसीलिए चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्सरेज में अगर हम बात करें, अगर एक्सरेज हम कर रहे हैं तो वहां पर भी क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितनी धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कम होता जाएगा। आप जानते हैं जो क्रॉसिंग ओवर है वो वेरिएशन के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जो आप F1 प्रोजीनी में वेरिएशंस देखते हैं, नए जो
आपको कॉम्बिनेशन दिखते हैं, उसका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर ही है। और आप जानते हैं ये जो वेरिएशंस हैं ये इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। तो आप इसीलिए आप देखिए कि जो पर्सन ज्यादा एजेड हो जाते हैं उनका जो स्पर्म है उतनी अच्छी वैरायटी, उसकी क्वालिटी नहीं मानी जाती। क्लियर है ना मेरी बात? क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज है वो घट जाता है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? मियोसिस में होता है। और मियोसिस किस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है? गैमीट्स के फॉर्मेशंस के लिए। तो अगर गैमीट बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा तो किसका होगा? जो यंग पीपल होंगे। क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें सेक्स में, आप देखिए कि ड्रोसोफिला के मेल में बेटा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है। तो सेक्स में मेल के केस में देखिए कि क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज क्या होता है? कम होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा डिस्टेंस, दो जीन्स के बीच की दूरी। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, यस। थर्ड फैक्टर हमारा एक्सरे। फोर्थ फैक्टर है एज। और फिफ्थ फैक्टर है सेक्स। ये वो फैक्टर है जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर रहे हैं। जहां देखिए डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है, एक्सरेज कराने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है, एज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर घट जाता है, और सेक्स में मेल के केस में क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज आपको इन कंपेयर ऑफ फीमेल कम दिखेगा। चलिए और थोड़ा सा आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं अपने परसेंटेज, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको और थोड़ा सा क्लियर। अब आप देखिए यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप जो देख रहे थे थ्योरी ऑफ लिंकेज और फैक्टर इफेक्टिंग, इसके पहले भी हम लोगों ने जो एक ये स्लाइड देखी थी, यहां पर हमने लिंकेज की बात करी थी। आप देखिए ये क्या है? ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक वर्ड आता है लिंकेज ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया लिंकेज हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम में होंगे, दो जीन्स के बीच में लिंक हमेशा एक ही क्रोमोसोम में होगी। क्लियर है? तो यहां पर एक अब जो आगे हम बात करने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में, उसमें हम लिंकेज ग्रुप की बात करने वाले हैं कि लिंकेज ग्रुप होता क्या है और किस तरीके से लिंकेज ग्रुप को हम निकालते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में आपके दे दिया गया कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें 33 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो इसमें लिंकेज ग्रुप की संख्या क्या होगी? जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कराता हूं एक छोटे से चार्ट के माध्यम से जो आपके बुक में दिया गया है। जरा स्लाइड में हम लोग अपने पहुंचते हैं प्रॉपर। यस, ये वो स्लाइड है। और इस स्लाइड में अगर हम बात करें जैसे पी प्लांट की, तो पी प्लांट्स में जो आपका डिप्लॉइडी लेवल है कितना होता है? 14 होता है। ठीक है? तो 14 का जो n होगा जब गैमीट बनेंगे तो उसमें कितना जाएगा? 7। तो ये होती है n कंडीशन, ये होती है 12 कंडीशन। अगर हम पेयर की बात करें तो ये जो 14 क्रोमोसोम है कितने पेयर में होते हैं? 7 पेयर में होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी क्रोमोसोम की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, तो हाउ मेनी ग्रुप विल बी ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? तो याद रखिएगा बेटा, जिस भी ऑर्गेनिज्म का चाहे पी हो, मेज हो, ड्रोसोफिला हो या आपका बार्ले हो या माउस हो, ये चार्ट आपका दिया गया है बुक में। तो याद रखिएगा जो भी क्रोमोसोम की संख्या होती है उसको हाफ कर दीजिए, अर्थात जो उसका हैप्लॉइड लेवल होगा, जैसे हैप्लॉइड लेवल 14 का यहाँ पर क्या है? 7, यहाँ पर मेज का 20 है, 20 का क्या हो गया? 10, ड्रोसोफिला का 8 है तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा? 4, बार्ले का 14 है तो गैमेट भी कितने आएंगे? 7, माउस का 42 तो यहाँ पर कितने जाएंगे? 21। तो जो संख्या हैप्लॉइड्स की होती है, जो n होता है, उस वही होता है लिंकेज ग्रुप की संख्या। जैसे अगर हम बोले तो n कितना है? 7, हम पेयर कितने बोलते हैं? 7 पेयर। 7 पेयर में कितने होंगे? 14 क्रोमोसोम। 10 पेयर में कितने होंगे? 20 क्रोमोसोम। तो एक्चुअली जो n डिनोट करता है उसको ही हम बोल सकते हैं कि वो होगा उसका लिंकेज ग्रुप। लेकिन याद रखिएगा बेटा, मेल के केस में चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि मेल के केस में जो लास्ट ग्रुप होता है कौन सा? 23 है ना? 23 जो पेयर होता है उसमें x और y अलग अलग क्रोमोसोम है, तो वहां पर एक लिंकेज ग्रुप बढ़ जाएगा, वहां पर आपको 24 मिलेंगे, वहां पर 23 नहीं मिलेगा। लेकिन फीमेल के केस में 23 लिंकेज ग्रुप आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म है, और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ड्रोसोफिला में आपको कितने लिंकेज ग्रुप मिलेंगे, तो योर आंसर विल बी 4। अगर कोई आपसे पूछे कि बार्ले में क्रोमोसोम की संख्या 14 है, कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो 7। और अगर आपसे कोई पूछे माउस में कितने होंगे, तो माउस में होता है 42 और हैप्लॉइड लेवल क्या है? 21, तो लिंकेज ग्रुप भी हो जाएगा 20। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप लिंकेज ग्रुप की संख्या को बता सकते हैं।
चलिए जरा कुछ पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। यस, ये जो लिंक्ड जीन होती हैं क्रोमोसोम में, इनका कैसा अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को समझते हैं। देखिए, आपको दो तरीके के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? डाइहाइब्रिड प्लांट में, जब आप दो तरीके के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सिस अरेंजमेंट और दूसरा होता है ट्रांस अरेंजमेंट। क्या क्या होता है बेटा? एक होता है सिस अरेंजमेंट और दूसरा होता है ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है, यहां पर देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है और होमोलॉगस क्रोमोसोम में आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखिए ये ए जीन है, मतलब कैपिटल ए एलील है, और ये स्मॉल ए रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, यहाँ पर डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो यहाँ पर ए और बी जीन अगर दोनों डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, जो एक दूसरे से लिंक्ड है, और यहाँ पर रिसेसिव दोनों एलील्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट है और यहाँ पर दूसरा रिसेसिव है। यहाँ पर देखिए रिसेसिव, यहाँ पर डोमिनेंट है। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिले तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। जरा इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन कहती है कि जब दो डोमिनेंट जीन या दो डोमिनेंट एलील्स जब एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो और दोनों रिसेसिव जीन्स और दोनों रिसेसिव एलील्स जब दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, जो कि होमोलॉगस पेयर के ही हैं एक दूसरे के, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। और इस तरीके का अरेंजमेंट ही एक ओरिजिनल अरेंजमेंट कहलाता है। ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या है? जिसमें एक क्रोमोसोम में दोनों डोमिनेंट एलील हो जो लिंक्ड है और दूसरे क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील्स हो दोनों, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ओरिजिनल अरेंजमेंट। इसमें आपको दो टाइप्स के गैमीट्स आपको प्रोड्यूस होंगे सिस अरेंजमेंट में। देखिए, एक गैमीट तो ये बन जाएगा जिसमें ए और बी चले जाएंगे एलील, और दूसरा बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर दो तरीके के गैमीट जो बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर किस तरीके के गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव एलील है। इसमें यह रिसेसिव है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे, मैंने कैसे बनाया, कैसे बनेंगे? ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, और जो दूसरा गैमीट बनेगा उसमें आएगा स्मॉल ए और कैपिटल बी। तो कहता है कि व्हेन ए क्रोमोसोम bears one dominant and one recessive gene and another chromosome also possesses one dominant and one recessive gene, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा? ट्रांस मतलब डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है। सिस मतलब दोनों है, दोनों एक ही क्रोमोसोम में, एक में डोमिनेंट है और दूसरे में रिसेसिव होमोलॉगस पे। ट्रांस जो अरेंजमेंट होता है इसको हम नॉट एन ओरिजिनल फॉर्म, एक्चुअली ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, और ये क्रॉसिंग ओवर से इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से इस तरीके का ट्रांस अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। दो तरीके के गैमेट्स यहां पर भी बनेंगे, लेकिन यहां जो ट्रांस अरेंजमेंट हो, लेकिन ये जो है डिफरेंट फॉर्म होगा सिस अरेंजमेंट से। आप देखिए यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी बन रहा है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के अरेंजमेंट आपको लिंकेज में देखने को मिलते हैं। एक होता है सिस अरेंजमेंट जो कि ओरिजिनल है, दूसरा होता है ट्रांस अरेंजमेंट जो कि ओरिजिनल नहीं है, और जो ट्रांस अरेंजमेंट है किसकी वजह से होता है? वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग ने समझा कि वास्तव में किस तरीके के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम में। अगर हम बात करें तो आपको लिंकेज के जो टाइप्स मिलेंगे वो मुख्यतः दो तरीके के लिंकेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो मिलेगा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा मिलेगा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि अगर ये दो क्रोमोसोम हैं और दो क्रोमोसोम में हम मान लेते हैं ये दोनों जीन कंप्लीटली एक दूसरे से लिंक्ड है, तो कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर में भी एक दूसरे से अलग नहीं होगी। और इस तरीके का लिंकेज बहुत रेयर होता है, देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट होगा। यस, और ऐसे जीन्स जो लोकेटेड होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं क्रोमोसोम्स में, और इस तरीके का लिंकेज बहुत रेयर होता है नेचर में। लेकिन एग्जाम्पल है जैसे मैंने बताया मेल ड्रोसोफिला के केस में और फीमेल सिल्क मॉथ के केस में आपको इन कंप्लीट लिंकेज मतलब 100% लिंकेज देखने को मिलेगा। वहां पर किसी भी तरीके का दो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, चाहे जितना भी क्रॉसिंग ओवर हो। क्लियर है बेटा? क्या कह रहा है कि लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इट नेवर फॉर्म्स नया कॉम्बिनेशन। कभी भी आपको नया कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब दोनों से अलग ही नहीं होंगे तो नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे नहीं। और इसका ठीक उल्टा आपको देखने को मिलेगा कहां पर? इनकम्प्लीट लिंकेज में। जब नया कॉम्बिनेशन आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ देखने को भी मिलता है ऑफस्प्रिंग में, तो ये होता है इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से। और ये जो नया कॉम्बिनेशन है वो किसकी वजह से बनता है? वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनता है, जो मैंने आपके इसके जस्ट पहले वाले चार्ट में दिखाया था, जहां पर हुआ था ट्रांस अरेंजमेंट जहां पर था। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम लोग ने समझा कि क्या होता है कंप्लीट लिंकेज और क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर हम लिंकेज के एप्लीकेशन की बात करें, भाई क्या लिंकेज का कोई एप्लीकेशन भी है, इससे कोई फायदा भी होगा पढ़ लिख के? क्या हम लोग जानेंगे, जरा इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि जो डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस? दो जीन्स की जो लिंक्ड है, जो डिस्टेंस वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इनकम्प्लीट लिंकेज में। भाई इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है? दो जीन्स के बीच में कितनी दूरी है, इसी बात पे तो डिपेंड्स करेगा कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की संभावना कितनी है। अगर दो जीन्स बहुत ज्यादा क्लोज है, एकदम से क्लोज है, तो 100% लिंकेज है। थोड़ा दूर है और वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर 100% लिंकेज नहीं था, डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस को भी हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में। और इसकी जो यूनिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, अब देखो, जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना ही दो लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा ही होगा, उतना ही ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की, उतनी ही वो कम हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा फैक्टर्स क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स क्या है वो कम है। दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, इसीलिए आपको क्रॉसिंग ओवर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है जिसमें आप अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यस, एक जेनेटिक मैप क्या है, लिंकेज मैप क्या है और क्रोमोसोम मैप क्या है। तो पहले तो समझो मैप क्या होता है। मैप पे हम क्या देखते हैं? अगर सपोज दैट अगर हम कहें कि मान लो ये इंडिया का मैप है, यस ये इंडिया का अगर मैप है, तो इस मैप से हम क्या देखते हैं? मैप से हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट कहां पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, कितनी क्या डिस्टेंस है। तो ठीक वैसे ही जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप भी यही चीज बताएंगे कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कौन सा जीन कहां पर है, कितनी एक दूसरे से दूरी है, कहां पर क्रोमोसोम में सिचुएटेड है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जेनेटिक मैप से, जिसको हम लिंकेज मैप भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं क्रोमोसोम मैप। देखिए, सबसे पहले जेनेटिक मैप में जो डिफरेंट जीन्स होती हैं वो आपको पता है कैसा अरेंजमेंट होता है? लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक लाइन में ही होती है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अर्थात जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज होगा। बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप की सहायता से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम पोजीशंस देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर जीन्स की कि वो कहां पर है ऑन क्रोमोसोम में, या और जेनेटिक मैप इसके अलावा हेल्पफुल होता है अगर हमें जीनोम की स्टडी करनी है, कंप्लीट जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसकी स्टडी करनी है, तो वहां पर भी ये जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड, क्या होता है लिंकेज, लिंकेज का टाइप्स क्या होता है,
कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं, अगर दो जीन आपस में लिंक्ड हैं तो अरेंजमेंट कैसा होगा, सिस और ट्रांस दोनों का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग ने इस लेक्चर्स पे लगाई हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, बेहतर तरीके से आपको स्लाइड्स देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं वो 2-3 रास्ते बता देता हूँ जिससे आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं। पहला रास्ता है गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप है DNC माई एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकेंड रास्ता ये है, अगर आप ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स की आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक पूरे इंडिया से लगभग 18,500 से ज़्यादा नीट जो एस्पायरेंट्स है वो हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी बहुत ही मौज वेलकम है। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं मैं उनको बता दूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में और ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा कानपुर इलाहाबाद के बीच में है और हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है। तो जो बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन आके क्लासेस लेना प्रॉपर, बेस्ट से बेस्ट हमारे यहाँ पूरी फैकल्टीज़ है, आप आके यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं। हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और नीट पे सिलेक्शन ये होगा हमारा, आपको गारंटी अगर आप हमारे यहाँ आते हैं किस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करेंगे जिससे आपका नीट का सिलेक्शन हो सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय, सी यू।